चलो जी, जो बेटा अपन ने ऑर्गेनिक का ऑलमोस्ट सारा पोर्शन पढ़ लिया है ना, ये आखिरी पोर्शन है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो नेम रिएक्शन थोड़ी बहुत बच गई है, या फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है उसको अपन ने पीडीएफ वाइज नहीं पढ़ा है, तो अपन इसमें थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन वाला है ना पोर्शन, उसको बचे हुए पोर्शन को पढ़ेंगे। मतलब जनरली तो इसमें लैब टेस्ट है, या फिर वो पोर्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर का बच गया था, कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है वो, और थोड़ा बहुत एमाइड का बचा हुआ पोर्शन। बाकी अपनी ऑर्गेनिक पूरी हो चुकी है ना, तो सिर्फ लैब टेस्ट बचे, इसके साथ ऑर्गेनिक खत्म। कल से अपन एनसीईआरटी वाइज पढ़ेंगे, मैं एनसीईआरटी खोल के पीडीएफ रीड आउट कर दूंगा, एनसीईआरटी लेके आना साथ में रखना, वहीं पे वर्ड का मीन लिखते जाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां पढ़ा रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी रीड आउट कर रहा हूँ। आपको पहले से आता होगा तो सब समझ में आ रहा होगा, मतलब 50% भी आ रहा होगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, पहले से पढ़ गया ना, पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, हाँ जी। तो देखो बेटा, अपन बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की। किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ पे। अगर कार्बोनिल कंपाउंड के अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो कोई बार कार्बोनिल कंपाउंड हमें पता है होता तो यही चीज है कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें जो ये कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब कार्बन ने 3 बॉन्ड तो बनाए sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। 3 बॉन्ड कैसे बनाए? और जो चौथा बॉन्ड बना होता है पाई बॉन्ड, वो इसके और इसके ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड के। इस तरह पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग से बना हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बना है, और जो पाई बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है? ओवरलैपिंग से, पैरेलल ओवरलैपिंग से। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो अराउंड 120 होता है, थोड़ा बहुत कम है ज्यादा। बोलो कोई दिक्कत है? अब जो बेटा आपसे एक इससे बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम हो पे कार्बोनिल ग्रुप। अब एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ देते हैं कार्बोनिल ग्रुप का ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, तो ये बना के आना होता है। हाँ, एग्जाम में आता है। ठीक है, बोर्ड में पूछ लेते हैं इसे। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना बेटा, ये ईथर से ज्यादा क्या होते हैं? पोलर होते हैं। ईथर कौन है बेटा अपने पास? ये था। और ये कार्बोनिल ग्रुप उससे ज्यादा पोलर होते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में एक तरह से 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इस पर ज्यादा डेल नेगेटिव, इस पर ज्यादा डेल है। यहाँ पर भी डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, लेकिन यहाँ तो वेक्टर सम आएगा। क्या आएगा बेटा? और सारा इधर तो इधर ही है हमारे पास में, तो ज्यादा पोलर होते हैं इससे, ये याद रखना। क्वेश्चन पूछता है कि ईथर और कार्बन कंपाउंड में ज्यादा पोलर कौन है, तो कार्बन कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पोलराइजेशन क्या होता है? ज्यादा। पोलराइजेशन क्या होती है? ज्यादा। तो द हाई पोलरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए रेजोनेंस इन्वॉल्विंग इन न्यूट्रल स्ट्रक्चर। हम इसमें रेजोनेंस से भी समझा सकते हैं, तो कैसे? जैसे ये अपने पास है, जब अभी क्या है बेटा, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं? ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे, क्या इस पे कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ सकता है? लेकिन क्या ईथर में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंप्लीट आ सकता है क्या? आर से रहने वाला है हमेशा। एक तो पोलराइजेशन ज्यादा होता है, और इसमें बड़ा ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जा भी सकते हैं, और नेगेटिव सिंगल डबल वापस आ भी सकते हैं। तो एक तरह से क्या हो सकता है, यहाँ ज्यादा पोलराइजेशन आ सकता है। और किसी ऑक्सीजन पे क्यों गए इलेक्ट्रॉन? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसके कारण यहाँ ज्यादा पोलर, क्योंकि यहाँ कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ सकता है। ये क्वेश्चन जवाब देना है, क्योंकि इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के कारण। किनके कारण? बोलो कोई दिक्कत है? अब आपको मैंने बताया था डिहाइड्रोजनेशन इनकी प्रिपरेशन मेथड है, मैं जब अभी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊं। डिहाइड्रोजनेशन अपन ने जनरली क्या पढ़ा था? कॉपर इन हीट पढ़ा था। कॉपर इन हीट में आपको क्या सिखाया था कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो तो क्या बनाता है? एल्डिहाइड। सेकेंडरी क्या बनाता है? कीटोन। क्या बनाता है? और टर्सरी का तो क्या बन जाता है? एल्कीन। क्या बन जाता है? एल्कीन। ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन में पढ़ा दिया था। मैं वह काम इनके शुरू के प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ इनका काम कैसा है बेटा, कि सर काम इनका ऑक्सीडेशन का ही है, लेकिन बोलते क्या है? डिहाइड्रेटिंग। कॉपर इन हीट भी बोल सकता है और एजीएनए हीट भी। वहां ये एजीएनए लिखवाया था, ये लिख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं स्टीफन रिएक्शन। अपन ने नहीं पढ़ी थी भाई, स्टीफन रिएक्शन क्या होती है? देखो, स्टीफन रिएक्शन कुछ नहीं होता बेटा, साइनाइड है, इसमें हम SnCl2 डालते हैं। क्या डालते हैं? प्रेजेंस इन HCl, प्रेजेंस इन इस साइनाइड का ग्रुप RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका रिडक्शन होता है, और ये साइनाइड है, इसका इमीन बनता है। क्या बनता है? यही तो है इमीन, RC डबल बॉन्ड NH। ये कौन है? इमीन। और आपको पता है इमीन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? तो ये NH हट के वापिस से कौन आ जाता है? O। इमीन ऐसे ही तो बनी थी बेटा अपनी,
RH डबल बॉन्ड O था, इसमें अमोनिया डाला था, क्या डाला था, तो अपनी इमीन बनी थी बेटा। इस इमीन का वापस एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वो आ जाता है। तो ये साइनाइड था, उसको SnCl2HCl डालने से क्या मिला बेटा, इमीन, और इमीन का हाइड्रोलाइसिस करने पर एल्डिहाइड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टीफन रिएक्शन लिखो, तो हमें लिखना है कि साइनाइड का रिडक्शन करना है SnCl2 से, SnCl2HCl से इमीन, और इमीन का हाइड्रोलाइसिस पर एल्डिहाइड। आगे बात में नेक्स्ट समझो बेटा ध्यान से, अगर साइनाइड में SnHCl डालें, क्या डालें, SN, ये स्टीफन रिएक्शन नहीं है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, ये एमीन बना देता है, क्या बना देता है, इमीन नहीं बनाता, क्या बनाता है, एमीन। इमीन नहीं बनाता, क्या बना देता है बेटा, एमीन, RCH2NH2। सारी बात में सीधा क्या बना देता है, एमीन। इमीन नहीं बनाता, क्योंकि ये बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। याद करो मैंने NO2 वाले में भी लिखवाया था, जो NO2 का रिड्यूसिंग एजेंट था उसमें HNHCl था, FeHCl था। ये क्या करते हैं, NO2 को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कंप्लीट रिडक्शन। तो SnHCl तो कंप्लीट रिडक्शन कर देता है, और SnCl2NHCl क्या करता है, पार्शियल। भाई 3 डबल बॉन्ड थे, 3 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, एक कोड आया इमीन, और हाइड्रोलाइसिस करने पे एल्डिहाइड, और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, एमीन। आगे बात समझ में, दोनों में फर्क समझ में आया। नेक्स्ट में बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। देखो बेटा इस रिएक्शन में कुछ नहीं है, क्लोरीनेशन है। अगर मैं इसका मोनो क्लोरीनेशन कराऊं तो एक एच के क्या आ जाएगा, Cl, और इसमें ये क्या बना, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल, क्या बोलते हैं, और पानी डाल दूं तो OH क्या आ जाएगा, OH, और इसका ऑक्सीडेशन करा दूं पीसीसी डाल के, पीसीसी डाल दूं तो एल्डिहाइड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, पीसीसी डाल दो, क्या डाल दो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। लेकिन इसका मैं डाई क्लोरीनेशन कराऊं, क्या कराऊं बेटा, वही Cl2, तो 2 बार हो जाएगा क्लोरीनेशन। अब अगर पानी डालो तो दोनों क्लोरीन हट के कौन आएगा, OH, यहां पर भी OH और यहां पर भी, और आपको पता है एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल है, तो डायरेक्ट एल्डिहाइड बन जाएगा, कौन सा, बेंजील्डिहाइड। अब देखो बेटा एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हटाए तो उसका नाम इस देखो इसका नाम तो बेंजाइल था, CH2, इस पे कुछ भी जड़े तो ये बेंजाइल, और इसका नाम है बेंजाइल, बेंजल, क्या नाम है, CH2 का बेंजाइल, और इसका बेंजल, ये तो है बेंजाइल, और ये क्या है बेटा, बेंजल। क्लियर है, 2 बार क्लोरीनेशन हुआ। अगर 2 बार नहीं करा के मैं 3 बार करा दूं क्लोरीनेशन, अब NaOH डालूंगा तो सारे Cl हट के क्या आ जाएंगे, OH, और अब फिर से मुझे पता है 2 OH तो स्टेबल है, अब H2 निकलेगा तो क्या बनेगा, समझ में आया, तीनों। मोनोक्लोरीनेशन से एल्कोहल बना लो, डाइक्लोरीनेशन से एल्डिहाइड, ट्राइक्लोरीनेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें इनके बेटा, तो वाई क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर विद सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। कि भाई जो एल्डिहाइड और कार्बोनिल ग्रुप है ना बेटा, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो बेटा ईथर से ज्यादा क्यों है, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा क्यों है, ये क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आता है। मुझे पता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट उनका ज्यादा होता है जिनके 2 मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे एक मॉलिक्यूल A और एक मॉलिक्यूल B, अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है तो इनमें जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये जीओसी में अपन ने पढ़ा था। अब मुझे पता है कि जो हाइड्रोकार्बन है उनके 2 मॉलिक्यूल के बीच में तो सिर्फ वॉन डेर वाल अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, साइज की वजह से होता है, बहुत वीक होता है, तो इसमें तो वॉन डेर वाल अट्रैक्शन है वीक। इसमें ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, लेकिन अभी पढ़ा क्या आया था, ये क्या है, ज्यादा पोलर है। तो क्या कार्बोनिल कंपाउंड आर मोल पोलर एज कंपैरिजन टू ईथर, ज्यादा पोलर है, इसका मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। किस सर अट्रैक्शन ज्यादा क्यों होगा, पोलर का मतलब क्या होता है, जैसे ए बी ए कंपाउंड है तो इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल है, इस पे ए बी, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल है, यही होता है पोलर कंपाउंड। अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, यही होता है पोलर पोलर में अट्रैक्शन। अब जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ए पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, बी पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन। तो इसलिए अपन ने कहा कि ये ज्यादा पोलर है तो ज्यादा पोलर, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। ये कम पोलर तो कम, और ये तो नॉन पोलर है, ये तो क्या है, और नॉन पोलर में वॉन डेर वाल फोर्स होता है, कौन सा होता है, और वॉन डेर वाल फोर्स सिर्फ मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करता है, सेम मॉलिक्यूलर मास पे बताना होता है हमेशा, ठीक है। ये अट्रैक्शन बता दिया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कार्बोनिल कंपाउंड हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, क्या है बेटा, एज कंपेयर टू एल्कोहल फॉर सिमिलर मास, फॉर सिमिलर है सेम ही मास है, लेकिन बेटा क्या है कि जो एल्कोहल है उनसे क्या हो गया, कम क्यों है। तो आपको पता है एल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होता है,
एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल में क्या है, जबकि कार्बोनिल ग्रुप के दो कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, डाइपोल है। क्या है बेटा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, आगे बात सुन। नेक्स्ट लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन C1 टू C3 आर मिसेबल विद वाटर, पानी में घुल जाते हैं। पानी में कि सर क्यों घुल जाते हैं, पानी में वही घुलेगा जो पानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो जो लोअर मेंबर है, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप आपके पास में एक, मैं यहां बना लेता हूं फिर से, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपका पानी है। तो क्या ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है कि नहीं बना सकता, कि सर इसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो हम कहेंगे पानी में घुल ले। लेकिन हमने लोअर मेंबर ही क्यों बोला है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि बेटा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, तो ये जो कार्बन है ये पानी में घुलना पसंद नहीं करता। जो कार्बन चेन, जैसे पहले अपने छोटी कार्बन चेन ली, ये जो कार्बन होता है ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये क्या होते हैं, तो जो छोटी कार्बन चेन है वो क्या करती है, साथ साथ में घुल जाती है, वो पता लगता नहीं। जैसे जैसे बड़ी कार्बन चेन आती है, क्या आती है बेटा, अब वो पानी का क्या, सिंपल सी कहानी, कार्बन चेन जब पानी में जाते तो यूं बोलते हैं पानी मुर्दाबाद, पानी मुर्दाबाद। पानी कैसे घुलने दे, पानी को बर्दाश्त हो सकता है क्या, पानी में जाते नारे लगाना शुरू कर देती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भागते। छोटी चेन होती है वो तो इतना नहीं कर पाती, बड़ी चेन पानी को धक्का मारती है। अब ये कहता है मैं तो घुलना चाहता हूँ, ये धक्का मारती है, तो H2O क्या कहेगा, तू पूरा ही बाहर निकल, तू पूरा ही डिजोल्व करता ही नहीं, डिजोल्व करता ही। तो क्वेश्चन आता है कि बड़ी चेन क्यों नहीं घुलती, क्योंकि बड़ी चेन में हाइड्रोफोबिक बढ़ जाता है, और छोटी चेन में इतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो छोटी चेन घुल जाती है, क्योंकि उनका ज्यादा फर्क है, उनका रिपल्सन इतना फर्क है नहीं करता। तो कौन कौन घुलेगा, C1 से C3, तो C1 से C3 में एक तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एक एसिटाल्डिहाइड हो गया, एक कौन हो गया, प्रोपेनल्डिहाइड हो गया। और कीटोन में कौन सा होगा, कीटोन में तीन मेंबर का पहला यही बनता है, तो सिर्फ एक ही कीटोन घुलेगा। आगे बात में, लेकिन बेटा ये क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, इनकी जो डिक्रीज इन सोल्यूबिलिटी बाय इंक्रीज इन कार्बन है रैपिडली, इन इंक्रीज इन कार्बन चेन, इनकी सोल्यूबिलिटी होती है वो रैपिडली क्या होती है, डिक्रीज रैपिडली, फटाफट घटती है अगर हम कार्बन चेन बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं बेटा, क्योंकि बड़ी कार्बन चेन पानी को क्या मरती है बेटा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आ रही बात में, चलो जी। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ये, तो ये फेयरली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, खूब घुलते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इवन ये खुद भी बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं। एसीटोन तो हमने कितने रिएक्शन का सॉल्वेंट लिखा है। आ रही बात में, अब लैब टेस्ट क्या है बेटा, अब देखो जो आप, मैंने आपको सारे लैब टेस्ट सिखाए हैं, क्लियर है। अब ये बस सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप के बचे हैं। जैसे आपको क्या करेंगे, लैब में जाओगे तो आपको ऐसे कंपाउंड दे देंगे, पूछेंगे ये क्या है, तो आपको सबसे पहला क्या काम करना होता है, स्मेल लेके पता कर लेनी होती है। स्मेल लेते ही पता लग जाएगा एल्कोहल है कि नहीं है, ठीक है, एक तो सल्टा। बाद में क्या, फिर अब हमें बोलना है, फिनोल का भी स्मेल लेते पता लग जाता है, पर हमें स्मेल से बोलना नहीं होता। पहले जैसे दिया आपने को लिटमस पेपर लेना है, और लिटमस पेपर का टुकड़ा उसमें डालना है, जैसे लिटमस पेपर का उसमें टुकड़ा डालो और वो क्या हो जाए बेटा, रेड का ब्लू हो जाए, इसका मतलब बेस है, और ब्लू का रेड हो जाए तो एसिड है। तो ऐसा दो ही काम करेंगे, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिनोल। आपको सबसे पहले निकला लिटमस पेपर, क्या हुआ, ब्लू वाला रेड हुआ, इसका मतलब एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक मतलब फिनोलिक या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर आप क्या करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 आई तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 नहीं है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है नहीं है। तो अगर आपने जैसे आपने ऐसे लिखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, CO2 गैस आई, तो क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंफर्म। और वरना नहीं लिखोगे, कार्बो जो टेस्ट लिखा आपने लिखोगे नो रिएक्शन। क्या लिख दोगे, नो रिएक्शन, कुछ नहीं बोलोगे। फिर आप फिनोल वाला टेस्ट करोगे, FeCl3 वाला, जैसे डालोगे क्या आएगा, वॉयलेट कलर साथ आएगा, आप क्या बोलोगे, फिनोलिक ग्रुप है कंफर्म। अब आपने लिटमस पेपर डाला और कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं होने के केस में या तो एल्कोहल होता है, या कार्बोनिल ग्रुप होता है, या नाइट्रो ग्रुप होता है, NO2 वाला, ये तीन होते हैं। अब इन तीन में से सबसे पहले हमें देखो, नाइट्रो ग्रुप की पहचान है कि वो पीले कलर का होता है, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड, तो उसका पीला कलर हमें हिंट देता है नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप के लिए अपन लेसाने टेस्ट करते हैं, वो अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो लेसाने टेस्ट को छोड़ते हुए दो बचे, कार्बोनिल ग्रुप और एल्कोहल। एल्कोहल के लिए बताया था सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालो, क्या आएगा, रेड वाइन कलर आ जाएगा, चलता वो भी। बचा कौन, कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप का कैसे पता करें, क्लियर है। तो जो कार्बोनिल ग्रुप के अगले अपन टेस्ट की बात करें, तो कार्बोनिल ग्रुप के लिए अपन थोड़ा उल्टा पढ़ते हैं। कहाँ पे गया वो टेस्ट फॉर एमीन, तो लिखा नहीं, क्या, एक मिनट रुको ना।
ये रहा 2,4-DNP टेस्ट। क्या करते हैं बेटा अपने, जो 2,4-DNP टेस्ट कुछ नहीं है तो आपको पढ़ा रखा है बेटा, ये पढ़ाया था बेटा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। किसी भी कार्बोनिल ग्रुप में अगर अपन डालते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप से यहाँ से क्या निकलता है, H2O क्या निकलता है, एमीन डेरिवेटिव में पढ़ाया था। ये बनता है येलो ऑरेंज या येलो रेड कलर का। कैसे बनता है, येलो ऑरेंज या येलो रेड कलर की पीपीटी मिलती है। तो आपको वो कहेगा, अब आपको शक भाई कार्बोनिल हो सकता है, भाई तीन ही तो ग्रुप हो सकते हैं, नाइट्रो पीले कलर से पहचान हो जाता है, उसके लिए लेसानी टेस्ट अलग से, एल्कोहल हुआ नहीं, बचा यही। आपने 2,4-DNP की बोतल पर 1 DNP लिखा रहता है, उसको डालो, डालते येलो रेड कलर आया तो आप कहोगे कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है बेटा, अब कार्बोनिल में एल्डिहाइड भी हो सकता है, और वो आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, 2,4-DNP टेस्ट। समझ में आया किसका टेस्ट है। अब मैंने कहा एक कंपाउंड है जो 2,4-DNP देता है, मतलब कार्बोनिल है। आगे बात में अब आते हैं कि अब उनमें से एल्डिहाइड है कि कीटोन है, उसका कैसे पहचान करें। तो सबसे पहले टेस्ट आता है टोलुइन टेस्ट। क्या आता है बेटा, टोलुइन टेस्ट। आगे बात में अब टोलुइन टेस्ट क्या होता है, AgNO3 क्या डालो बेटा, इन NH4OH, इन्हें क्लियर है। आपको वहां AgNO3 भी लिखा मिल जाएगा बोतल पे, और NH4OH भी मिल जाएगा, दोनों को मिला देना, दोनों को, या फिर बोतल पे लिखा हुआ आएगा टोलुइन रिएक्शन, मतलब मिला हुआ है, मतलब मिला हुआ। इसको ऐसे भी बोलते हैं सिल्वर अमोनिकल सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन किसमें, अमोनिकल, मतलब अमोनिया में मिलाया हुआ सॉल्यूशन, ऐसे लिखा रहता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अमोनिकल, क्लियर है, इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा लिखा रहता है। अब या तो ये लिख देगा, या नाम से लिख देगा, या फिर ये दोनों मिलके बनाते हैं Ag2, ये लिख देगा, या फिर दोनों मिलके इस तरह से लिखते हैं, ये लिख देगा। इन तीनों में से कुछ भी लिख सकता है, सिल्वर टेस्ट है, दोनों में से कुछ ना कुछ लिखा आएगा, ये तीनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है। आई बात में, या टोलुइन रिएक्शन लिखाएगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है बेटा, माइल्ड का मतलब क्या हुआ कि बेटा ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन तो करता है, क्या करता है, ऑक्सीडेशन, लेकिन एल्डिहाइड की करता है, कीटोन कीटोन की नहीं करता, जनरल कीटोन कीटोन की। तो अपने क्या कहेंगे बेटा, ध्यान समझो, कोई एल्डिहाइड है, अगर उसमें टोलुइन रिएक्शन डालेंगे तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। एल्डिहाइड को क्या करता है, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको ऑक्सीडेशन किया तो यहाँ सिल्वर का खुद का क्या होगा, रिडक्शन, और Ag+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag में। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और हमें पता है एनाइन है तो केटाइन कौन है, NH4+, ये बन जाता है। लेकिन अगर इसी की रिएक्शन कीटोन से कराया जाए, नॉर्मल कीटोन से, किससे कराएं बेटा, कोई रिएक्शन नहीं देता, कोई रिएक्शन है। आगे बात में, तो अब एक तरह से हमसे पूछता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो टोलुइन रिएक्शन को रिड्यूस कर दे। तो रिड्यूस कर दे मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर दे, एक ही बात है, बोलो कोई दिक्कत है। मैंने कहा ऐसा कौन सा रिएक्शन टोलुइन रिएक्शन रिड्यूस कर दे, मतलब इसको रिड्यूस करेगा तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब टोलुइन टेस्ट देगा, मतलब क्या देगा। ये जो सिल्वर होता है ना बेटा, जैसे अपने एल्डिहाइड की बोतल में इसको डालते हैं, भाई एल्डिहाइड में इसको टोलुइन रिएक्शन को, तो सिल्वर प्रेसिपिटेट होता है। अब आपको पता है ग्लास होता है, अगर ग्लास की पट्टी पे एक तरफ से अगर मैं कोटिंग कर दूं तो क्या वो मिरर बन जाएगा। तो जैसे हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं एक तरफ मिरर बन जाता है, चिपक जाता है स्क्रीन पे, आपको उस पर से जाना पड़ता है, तो टेस्ट ट्यूब की दीवारों पे चिपक जाता है, चिपकते क्या होगा, आपका शक्ल दिख जाएगी उसमें, अगर आपने परफेक्टली धीमे धीमे डाला है तो। और अगर सीधा डाल दिया तो ब्लैक कलर की पीपीटी मिलती है। क्या मिलती है, दोनों चीजें इसी में, व्हाइट ब्लैक कलर की पीपीटी मिलेगी, या फिर क्या होगा, पूरी एकदम अंदर से टेस्ट ट्यूब। और अगर आपने क्लियर टोलुइन रिएक्शन बना दिया, मतलब टेस्ट किया एकदम परफेक्टली दीवारों के साथ में, तो टेस्ट ट्यूब खत्म, अंदर सिल्वर चिपक जाएगा, टेस्ट ट्यूब हमेशा चिपका रहेगा। टेस्ट ट्यूब मतलब उतनी अच्छी नहीं रहेगी, साफ तो हो जाएगी लेकिन उतनी अच्छी साफ है, क्लियर, साफ तो कर लेंगे अपन, इतना तो अच्छा मिरर तुमसे तो बनेगा ही नहीं, बट अगर अच्छे से करोगे तो एकदम बढ़िया मिरर चमकेगा पूरी टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि चांदी तो है। आ रही बात में, हाँ तो ले जाना निकाल निकाल के, हमें जाना अमीर। तो इसका मतलब बेटा एल्डिहाइड, ये टेस्ट देते कौन है, देखो ये वाला एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड कौन है, ये वाला एल्डिहाइड भी कौन सा है, एलिफेटिक, क्योंकि बेंजीन डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ ना बेंजीन से, ये तो ये कहलाते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्या कहलाते हैं, और ये है बेटा एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या है बेटा, एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होते हैं बेटा, बेंजीन से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, बेंजीन। तो ये एलिफेटिक और ये एरोमेटिक। आ रही बात में, आप देखो बड़ा ध्यान से कि अगर अपन बात करें कि टेस्ट देते कौन कौन है, तो सबसे पहला टेस्ट इसका टोलुइन टेस्ट कौन देता है, ऑल एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड एरा गेरा नतु गेरा, सारे एल्डिहाइड क्या देते हैं बेटा, टोलुइन टेस्ट देते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, सारे टोलुइन टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप है, मैंने नहीं कहा कीटोन, मैंने कहा कार्बोनिल, कार्बोनिल में एल्डिहाइड भी आता और कीटोन भी, लेकिन उसकी अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप, गिव टोलुइन टेस्ट, अल्फा हाइड्रोक्सी।
आगे बात में अल्फा हाइड्रोक्सी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप। बोलो कोई दिक्कत है? तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप क्या देते हैं बेटा, टोल्यूइन टेस्ट देते हैं। ये चीज समझ में आई? नेक्स्ट देखो बेटा, फॉर्मिक एसिड, जो फॉर्मिक एसिड है ना बेटा, वो भी टोल्यूइन टेस्ट देता है। कि सर फॉर्मिक एसिड क्यों देता है? देखो आपको पता है फॉर्मिक एसिड तो वैसे ही मरू मरू करता है, क्या करता है, CO+H2 में टूटता है। ये टोल्यूइन रिएक्शन आया, कहता मरूंगा, टोल्यूइन लात मारता कि मर, तो बनेगा क्या, CO2 बनना चाहिए था CO, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ही, तो क्या इसमें, ये तो वैसे ही मरू मरू था, ऊपर नाम चढ़ गया किसके, टोल्यूइन, उसके नाम लगना था कि तूने किया ही। आगे बात में नेक्स्ट बेटा ग्लूकोज, अपन जो भी अगले चैप्टर पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, उसमें पढ़ाऊंगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज गिव टोल्यूइन टेस्ट। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं, वो भी क्या देते हैं, आगे में इवन अपन उसमें वहां पढ़ेंगे बेटा मोनोमर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जितनी मोनोमर यूनिट है ना सब देती है, कुछ डाइमर यूनिट भी देती है, वो मैं उसी में समझाऊंगा कौन सी मोनोमर और कौन सी डाइमर। तो सारे ऑल मोनोमर यूनिट गिव, ऑल मोनोमर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या देती है, टोल्यूइन टेस्ट। अगले चैप्टर में आएगा तो सारी मोनोमर यूनिट बता दूंगा। अब देखो नॉर्मल कीटोन होता है ना बेटा, वो टोल्यूइन टेस्ट नहीं देता। कौन नहीं देता, नॉर्मल कीटोन। क्लियर है, नॉर्मल कीटोन टोल्यूइन टेस्ट है, अल्फा हाइड्रोक्सी देता है। जैसे मैं कहूं ये वाला कीटोन टोल्यूइन टेस्ट देगा क्या, नहीं देगा, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर अल्फा हाइड्रोक्सी होता तो ये दे देगा। असल में तो कौन कौन देता है, सारे एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल में सारे आ जाते हैं, फॉर्मिक एसिड, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ये कीटोन तो देते नहीं है। एक और है जो देता है, इसमें लिखवाया नहीं, आप कॉपी में लिख लेना, टर्मिनल एल्काइन। क्या देती है बेटा, टर्मिनल एल्काइन होती है ना ये वाली, ये टोल्यूइन टेस्ट देती है। हमारे पास में टर्मिनल एल्काइन देती है, इंटरनल एल्काइन है, ये पहचान होती है कि टर्मिनल एल्काइन, और इसकी क्वेश्चन आता है बेटा कि टर्मिनल, एक ऐसे क्वेश्चन देता है कि इनमें से कौन से टर्मिनल, मतलब ऐसे क्वेश्चन देता है कि टोल्यूइन टेस्ट कौन देगा, कहते हैं एक एल्काइन है जो टोल्यूइन टेस्ट देती है, कौन से, चार ऑप्शन में से एक टर्मिनल होती है। आगे समझ में। नेक्स्ट आता है बेटा फेलिंग टेस्ट। क्या आता है बेटा, फेलिंग बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, फेलिंग। अब बेटा फेलिंग टेस्ट क्या होता है कि आपको ऐसे लैब में जाओगे तो ऐसे लिखाएगा फेलिंग टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन लिखाएगा, क्या आएगा बेटा, तो आपको देखो या तो हो सकता है एक ही बोतल में लिखा जाए फेलिंग सॉल्यूशन, या दो बोतल लिखी आएंगी, एक पे लिखाएगा फेलिंग सॉल्यूशन ए, क्या लिखाएगा, इसके यहाँ लिखाएगा CuSO4, क्या लिखाएगा, ये लिख लेना नोट्स में नहीं है ना, CuSO4 क्या लिखाएगा, CuSO4। और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है वो बेटा टार्ट्रिक एसिड, पढ़ाया था आपको कभी, मेजो टार्ट्रिक एसिड यही था। इस टार्ट्रिक एसिड के अगर मैं बेस डाल दूं तो H+ खा जाएगा कोई, तो क्या अगर बेस डालूंगा तो अगर NaOH डालूंगा तो सोडियम आएगा, और पोटेशियम डालूंगा तो पोटेशियम, तो क्या हो गया, सोडियम टार्ट्रेट। क्या हो गया, सोडियम है, ये टार्ट्रिक एसिड था तो ये क्या हो गया, टार्ट्रेट। और ये कौन है, टार्ट्रिक एसिड, तो ये आपके पास टार्ट्रेट आ गया। इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को, यहाँ कॉपर +2 में है, किसमें, CuSO4, ये कन्वर्ट हो जाता है CuO, कॉपर ऑक्साइड में, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड या कॉपर है हाइड्रोक्साइड में। आगे बात में कॉपर ऑक्साइड या कॉपर है, किसी किसी बुक में से कॉपर क्लोराइड भी लिखा रहता है ऐसे, CuCl2, ठीक है, एक ही बात है। कॉपर +2 में, कॉपर किसमें है, और ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बेटा, माइल्ड है, पूछना बेटा, ध्यान रखना, ब्लू कलर का होता है, कैसा होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड में डालेंगे तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड यहाँ +2 में, क्यूप्रस ऑक्साइड। देखो मैंने आपको सिखाया था, ये क्या है, क्यूप्रिक है, और ये क्या है, क्यूप्रस, इसका मतलब एक कम, यहाँ +1 में आ जाता है, किसमें आ जाता है, रेड ब्राउन पीपीटी। कैसी आती है, मतलब आपको ऐसे बोतल देंगे, कहेंगे इसमें कार्बन एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, टेस्ट कर, फेलिंग टेस्ट, तुम्हें क्या करना, सॉल्यूशन ए और बी को मिलाना है, फिर मिले हुए सॉल्यूशन उसमें डालोगे, वो मिला हुआ सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा, जैसे मिलाओगे रेड ब्राउन पीपीटी आएगी, आपको फेलिंग टेस्ट देता है। फेलिंग टेस्ट है, पूछता है किसके कारण आया, तो CU2O के कारण। किसके आया, ये सब तुम्हारे लैब में होना है, अभी पढ़ लो, फायदे में रहोगे। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से कि कौन कौन देता है, कीटोन एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता, जबकि वहां पे क्या था, एल्डिहाइड और सारे एल्डिहाइड दे रहे थे,
और यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या नहीं देता बेटा, स्पेलिंग टेस्ट नहीं देता एरोमेटिक एल्डिहाइड, लेकिन सारे एलिफेटिक देते हैं। तो एल्डिहाइड में भी डिफरेंशिएट किया कि कौन से एल्डिहाइड नहीं देते बेटा, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, पर एलिफेटिक सारे देते हैं। फिर अल्फा हाइड्रोक्सी तो सारे देते हैं, तो कोई सा हो सारे अल्फा हाइड्रोक्सी देते हैं। नेक्स्ट वन है बेटा फॉर्मिक एसिड देता है, ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज वहां देते थे, यहाँ पे भी देते हैं, क्लियर है। टर्मिनल एल्काइन भी देती है। और बेटा नेक्स्ट वन क्या, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गिव फेलिंग टेस्ट, और वो भी ऑल मोनोमर यूनिट सेम है। और नॉर्मल कीटोन नहीं देते, तो बताओ कौन कौन नहीं देता, नॉर्मल कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड। आगे समय नेक्स्ट वन है बेनेडिक्ट टेस्ट, कौन सा है बेटा, बेनेडिक्ट टेस्ट में बेटा कुछ नहीं, सब कुछ सेम है। अब उसमें सॉल्यूशन बी और सॉल्यूशन ए था, ये सॉल्यूशन बी हो जाता है, सॉल्यूशन ए तो वही रहता है, सेम फेलिंग वाला है। सॉल्यूशन ए क्या रहता है, CuSO4। अब देखो बेटा ध्यान से इसको समझो, ये क्या है, ये सिट्रिक एसिड है, ये क्या है बेटा, सिट्रिक एसिड में देखो ध्यान से क्या होता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो उसमें दोनों ग्रुप याद, ये था देखो, ये याद करो, यहाँ OH H C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH OH H, और ये क्या था, इसको भूल जाओ बीच वाले को, ये सिट्रिक एसिड वो चाहे टार्ट्रिक था। अगर टार्ट्रिक वाले में दोनों H को तो क्या कर दो, HH कर दो, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एक्स्ट्रा ये वाला, ये सिट्रिक एसिड है। कौन सा एसिड है, अगर सिट्रिक एसिड में NaOH डालूंगा तो सारे H+ खा जाएगा, तो क्या बनेगा, सिट्रेट आयन, क्या बनेगा। अब बस इतना ही फर्क है बेनेडिक्ट टेस्ट में, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए तो वही है CuSO4, और बी कौन है, सिट्रेट आयन। दोनों को मिलाऊंगा तो वही चीज बनेगी जो फेलिंग में बन रही थी। कोई फर्क है, कॉपर ऑक्साइड या कॉपर OH2 ब्लू कलर है, सेम वैसा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो जो वो टेस्ट देते थे वो ये देते, कोई फर्क है नहीं। आगे समझ में नेक्स्ट आता है सिप टेस्ट, क्या आता है बेटा। अब देखो बेटा सिप टेस्ट में आपसे बताने से पहले आपको याद है ये वाली रिएक्शन, अगर मैं प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन कराऊं, किससे कराऊं बेटा, तो आपका इमीन बनता है, क्या बनता है, इमीन बनता है, इनामीन नहीं, इमीन क्या बनता है। और जो बेटा इमीन बनता है, ध्यान समझना, ये क्या है, इमीन क्या है बेटा, इसका नाम लिखाया था मैंने सिप बेस, ये क्या है बेटा, सिप है, सिप बेस है, जबकि मैं सिप टेस्ट पढ़ना चाहता हूँ, ये सिप टेस्ट नहीं है, ये सिप है बेस है, इमीन। अब सिप टेस्ट क्या होता है, देखो ध्यान से, इस कंपाउंड का नाम है रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, क्या है बेटा, रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये पूरा कंपाउंड होता है इतना बड़ा, क्लियर है। इसमें हम एयर जाने देते हैं, पहले क्या जाने देते हैं, एयर को डालते हैं, एयर जाने से क्या होता है कि रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड क्या हो जाता है, कलरलेस, क्या हो जाता है, कलरलेस। अब जैसे ये कलरलेस हुआ, आपके पास यहाँ कलरलेस सॉल्यूशन आ जाता है बेटा, इसमें हम डालते हैं एल्डिहाइड, क्या डालते हैं, जैसे हम एल्डिहाइड डालते हैं पिंक कलर का हो जाता है, क्या हो जाता है, हमारी बात में, और पिंक कलर का होते हैं, काम खत्म। मतलब आप जब लैब में काम करोगे, ये सिर्फ एल्डिहाइड का टेस्ट है, किसका टेस्ट है, तो आपको वहां जब लैब में जाओगे वहां लिखा मिलेगा ऐसे सिप्ट रिएक्टेंट, क्लियर है, या रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड इस नाम से। अब आपको कंफर्म करना है एल्डिहाइड है, क्लियर है, किस सर की, वो तो हम उससे ही कर लेंगे, टोलुइन से, लेकिन टोलुइन तो और कोई भी देते हैं ना, फॉर्मिक एसिड हुआ तो, लेकिन परफेक्ट करके एल्डिहाइड प्रूव करके एल्डिहाइड है, लो थोड़ी देर इसमें एयर को पास करो और फिर क्या डाल दो, पिंक कलर आ जाएगा, क्या जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है, चले आगे। 240 एनपी बता दिया था। अब है बेटा वीटिंग रिएक्शन, अब कुछ रिएक्शन ऐसी पढ़ रहे हैं जो ज्यादा काम की तो नहीं, बट ठीक है देख लेते हैं। एक वीटिंग रिएक्शन, क्या है बेटा, वीटिंग रिएक्शन में क्या होता है बेटा, अपने पास PPS3 है। अब देखो इसकी मैं रिएक्शन समझा रहा हूँ, रिएक्शन क्या है, क्या PPS3 के पास लोन पेयर तो अटैक करेगा तो Br बाहर चला जाएगा, Br बाहर जाएगा, इसने लोन पेयर से अटैक किया तो इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने इसमें डाला एक RLi, RLi में आपको पता है Li पे पॉजिटिव, R पे नेगेटिव है, और R नेगेटिव बहुत अच्छा बेस है, तो ये क्या करेगा, इस H+ को खा जाएगा, किसको खा जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कि सर यहाँ नेगेटिव चार्ज स्टेबल कैसे है, देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज करेगा रेजोनेंस, क्या करेगा, किसके साथ करेगा, फास्फोरस के साथ, नेगेटिव सिंगल है, पॉजिटिव। इस तरह आपका दिमाग खराब हो रहा है, फास्फोरस के तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, कितने बॉन्ड बने हुए हैं, ये तो ओवरवैलेंसी में मर रहा है। लेकिन याद करो नाइट्रोजन की होती है ओवरवैलेंसी, फास्फोरस के पास तो ऑक्टेट एक्सपेंड करने का मौका होता है ना, उनका कोवैलेंट बॉन्डिंग में पढ़ाया था, इनकी कोवैलेंसी फिक्स नहीं होती बेटा, नाइट्रोजन की 4 होती है, इसलिए वो रेजोनेंस नहीं करते। अगर मुझसे ये होता, अगर मेरे पास ये होता बेटा, तो मैं रेजोनेंस नहीं कराता, क्योंकि इसकी ओवरवैलेंसी का पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की ताकत है
लेकिन इसके पास तो ये नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और क्या बन जाएगा ये वाला चीज। आगे बात में, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। इस चीज का नाम व्हिटिंग रिएक्जेंट है। क्या नाम है? क्लियर है? इस व्हिटिंग रिएक्जेंट को क्या करते हैं बेटा, कार्बोनिल ग्रुप में डालते हैं। किसमें डालते हैं? ऑक्सीजन हटाओ और ये ग्रुप जोड़ दो, ऑक्सीजन हटाओ और ये ग्रुप है। मतलब क्या है कि अगर आपसे इसे लिखाएगा सी डबल बॉन्ड ओ CH3Br, फिर लिखेगा PPS3 इन RLi, ऐसे लिख के देगा। हमें पता है इसका व्हिटिंग बनेगा, तो इस ग्रुप को ले जाकर डायरेक्ट जोड़ दो ना, इस ग्रुप को जाएगा डायरेक्ट ही, ठीक है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाओ और ये ग्रुप है, एनसीईआरटी में है नहीं तो कोई मतलब है। अब जो बड़ा ध्यान से एक चीज कुछ आपको मैं हिंट्स बता रहा हूँ कि अगर अपने को एक कार्बन घटाना हो, काम आएगा बेटा जब अपन करेंगे, तो हमेशा एनसीईआरटी में हैप्पी बर्थडे करवाना है। क्या कराना है? अरे हैप्पी बर्थडे किसका होता है? एमाइड का। तो अगर आपको लगता है कार्बन घटाना है तो उसका पहले एमाइड बनाओ और फिर हैप्पी बर्थडे करा दो। अगर एक कार्बन बढ़ाना है तो वैसे तो आरएंट वारंट है, लेकिन आरएंट वारंट काला जादू है, एनसीईआरटी के हिसाब से अलाउड है, एनसीईआरटी में ही नहीं। तो एक कार्बन बढ़ाना है तो एनसीईआरटी में हमेशा KCN यूज करना है। क्या यूज करना है? हमेशा KCN। और KCN किसके साथ रिएक्शन करता है? RX के साथ। किसके साथ कर रहा है? मतलब आपको कैसे करके एल्काइल हैलाइड लाना है और उसमें KCN डालना है। क्या डालना है? KCN। हमेशा एक ही तरीका है कार्बन बढ़ाने का, बोलो कोई दिक्कत है? और अगर आपको कार्बन दुगने करने, कार्बन क्या करने हैं, तो दो तरीके, एक तो वुड्स, एक तो क्या है, और एक है एल्डिहाइड से, एक तो क्या है। अगर आपके पास कार्बन दुगने करने, किससे करने? RX से। आपके पास एल्काइल हैलाइड है, इसके दुगने करने तो वुड्स कर दो, और एल्डिहाइड है तो उसका एल्डोल कर दो। एल्डोल में भी तो दुगने हो रहे थे, ऑक्सीजन हट के जोड़ी तो रहे थे। तो कार्बन दुगने करने का तरीका क्या है? एल्डिहाइड से तो एल्डोल और इससे वुड्स, काम आएगा ये। अब बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी बात कर रहे हैं? तो वाई कार्बोक्सिलिक एसिड है हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सिमिलर मोलिकुलर मास ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन सबसे ज्यादा क्यों होता है? तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के पास क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, इस तरह से डाइमर बनाता है। क्या बनाता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये यहाँ पे क्या बनाता है? डाइमर। क्या बनाता है? अगर ये डाइमर में एग्जिस्ट करेगा तो कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है, और ये इतनी ज्यादा डाइमर बॉन्ड बनाता है कि कई बार तो एक मतलब गैस फेज में बनी रहती है, गैस फेज में भी बनी रहती है। तो क्या लिखेंगे बेटा इसका आंसर? दिस ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल थ्रू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। अब जो कार्बोक्सिलिक जो ये क्या करता है? एरोमेटिक सॉरी अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वो अबनॉर्मल बिहेवियर करता है, एक तो पोलर प्रोटिक में और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इस सर कैसे? देखो ध्यान से देखो, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, क्या लिया बेटा, तो उसमें कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड है, और हमने लिया नॉन पोलर सॉल्वेंट में। किसमें लिया? जब नॉन पोलर सॉल्वेंट यही है बेटा, इनके पास खुद के पास कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का तरीका, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ने इनको कहा भाई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाओगे क्या? नहीं बनाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा कि दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ढूंढेगा। भाई ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इधर ये दूसरा है। इन्होंने पहले सॉल्वेंट को पूछा, सॉल्वेंट ने मना कर दिया, सॉल्वेंट ने मना कर दिया, तो ये आपस में क्या बना लेते हैं बेटा? डाइमर। क्या बना लेते हैं? डाइमर। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे इस तरह से ऊपर नीचे से, जैसे यही तो है RC डबल बॉन्ड OH, दूसरे वाला RC डबल बॉन्ड है, ये यहां कर लेगा और ये, लेकिन ये किसमें करेंगे बेटा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद, गलत लिख दिया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सॉल्वेंट, ये इधर है बेटा, इसका इधर गलत लिखा हुआ है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बनाते हैं? डाइमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाइमर। खुद में आपस में डाइमर बनाते हैं, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू फॉर्मेशन, ये इधर गलत है ना, इधर नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है? अब अगर मैं पोलर सॉल्वेंट लूं, क्या लो बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इधर दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आपने पानी ले रखा है, क्या ले रखा है? पानी सॉल्वेंट है, ये पानी में घूम रहा था, तो ये जा रहा था, पानी ने पूछा कहां जा रहा है, कि कुछ नहीं, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के, क्यों रोता है, ले मैं बना देता हूं। ये भी क्या कहेगा? क्यों रोता है, तो ये कहता है क्यों पॉकेट में जाना आना, डाइमर डूमर करना, यही काम हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है कि डाइमर फॉर्म में किस फॉर्म में, प्रोटिक फॉर्म में किस रहता है? मोनोमर फॉर्म में रहता है, और जबकि एप्रोटिक में कैसा रहता है? डाइमर में। क्यों? सॉल्वेंट तो बनाता नहीं है, तो खुद से बनाता है, और यहाँ क्या बना लेता है? सॉल्वेंट बना लेता है। क्लियर है?
तो ये इसके सॉल्वेंट से प्रूफ बना लेता है, तो बॉन्ड तो सॉल्वेंट से भी तोड़ना पड़ेगा ना, वो सॉल्यूशन बन गया, क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब टेस्ट फॉर एमीन, किसकी बात करें, कार्बोक्सिलेज से खत्म हो गया, एमीन वाला बचा है। टेस्ट फॉर एमीन में बेटा मैंने आपको कार्बिल टेस्ट पढ़ा दिया, हिंसबर्ग टेस्ट पढ़ा दिया। अब है नाइट्रस टेस्ट, क्या है बेटा, नाइट्रस टेस्ट में प्राइमरी वाला सिकारक है। प्राइमरी एमीन में अगर अपन HNO2 डालते हैं तो क्या बनता है, डाइजोनियम बनता है, और डाइजोनियम में पानी डालने पर एल्कोहल बनता है, और एल्कोहल में सेरिक अमोनियम नाइट डाल दो, आपको पता लग जाएगा। अगर एल्कोहल का टेस्ट है इसका मतलब RNH2 था पहले, बोलो कोई दिक्कत है। जो सेकेंडरी एमीन होता है ना बेटा, ये लिबरमान टेस्ट, क्या है बेटा, आपको याद है मैंने फिनोल का लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट पढ़ाया था, उसमें ग्रीन रेड सारे कलर आए थे, आ रहे समझ। तो ये उसका उल्टा है, उससे अलग है थोड़ा सा, वो लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट था, ये लिबरमान टेस्ट सिर्फ किसका है, सेकेंडरी एमीन का है, किसका है, और वो किसका था, फिनोल का। देखो इसमें भी क्या है, सेकेंडरी एमीन में हम HNO2 डालते हैं, क्या डालते हैं, HNO2 डालने से अपने को बनता है RNNO और R। देखो बेटा ये NO ग्रुप को नाइट्रोसो ग्रुप बोलते हैं, और नाइट्रोजन से जुड़ा है जिसको बोलते हैं N नाइट्रोसो सेकेंडरी एमीन। ये येलो कलर का ऑयल होता है, कैसा होता है, क्लियर है। इसमें अपन फिनोल डालते हैं, क्या डालते हैं, रेड कलर आता है, क्या आता है, तो अपन कहेंगे सेकेंडरी एमीन है। तो ये नाइट्रोसो टेस्ट का पार्ट है, ये भी नाइट्रोसो टेस्ट है, और पर सेकेंडरी वाले नाइट्रोसो टेस्ट का नाम क्या है, लिबरमान टेस्ट है, तो नाइट्रोसो NH2 डाला, तो प्राइमरी में HNO डाल के पानी डालने पे एल्कोहल बनता है, सेकेंडरी में HNO2 डालने पे येलो कलर का ऑयल से आता है, जो फिनोल डालने पर रेड कलर देता है। ये लैब में करना है। और टर्सरी एमीन HNO2 से, HNO3 नहीं HNO2, HNO2 से कोई रिएक्शन ही, क्लियर है। नेक्स्ट होना होपमान टेस्ट, क्या है बेटा, देखो बेटा आप इसको जानते हो क्या, कौन है ये, ऑक्जेलिक एसिड। अगर ऑक्जेलिक एसिड का एस्टर बना दो तो ये बन गया ऑक्जेलिक एसिड का एस्टर, बन गया कि नहीं बन गया। और एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं, ये भाई साहब VIP है, तो डाइथाइल, और पीछे वाले का नाम क्या, ऑक्जेलेट डाइथाइलेट, इसे बोलते हैं होपमान रिएक्शन, क्या बोलते हैं। अगर बेटा होपमान रिएक्शन में आपने प्राइमरी एमीन डाला, क्या डाला, रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं, सॉलिड PPT बनती है, कैसे बनती है, सेकेंडरी में डाला तो लिक्विड, और टर्सरी में डाला तो कि सर आपने यहाँ दो बार रिएक्शन कराई, यहाँ एक ही बार कराई है, क्योंकि बेटा यहाँ दोनों दो बार NH ग्रुप आ जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, लेकिन ये NR ग्रुप दूसरे NR को यहाँ नहीं, और टर्सरी में तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। बस सिर्फ रिएक्शन याद रखना, रिएक्शन नहीं है टेस्ट याद रखना, लैब में काम आता है। होपमान टेस्ट कराओगे, प्राइमरी का सॉलिड, सेकेंडरी का लिक्विड, टर्सरी की नो रिएक्शन, बस सिर्फ इतना ही। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। अब देखो बड़ा ध्यान से, ये आपके पास क्या है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपके पास प्राइमरी एमीन, आप यहाँ से क्या निकाल दोगे, H2O, H2 निकालते हैं, जो आपका प्रोडक्ट बना वो क्या बना, सिप बेस, क्या बना बेटा, इमीन डेरिवेटिव, क्या बोलते हो उसे, बोलते हो। अब आपको मैंने टोटोमेरिज्म सिखाया था, क्या ये इमीन टोटोमेरिज्म दिखा सकती है क्या रे, देखो इस H को इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, या फिर ये देख लो इस CH2 का H खा जाए बेटा, यहाँ पे आके H बेस, ये तो बताया था, इस H प्लस को खा जाओ, यहाँ क्या है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस क्या करेगा, इस पे नेगेटिव आ गया, फिर पानी डाल दो, इस पे क्या आ गया H। और मैंने इमीन वाले में उसमें टोटोमेरिज्म में सिखाया था, ये इमीन है तो ये इनामीन, और आपको सिखाया था इमीन और एनामीन में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो C डबल बॉन्ड N की, मतलब डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी देखो, यहाँ बेटा कौन है, C डबल बॉन्ड है N, और यहाँ कौन है, C डबल बॉन्ड है C। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा वही ज्यादा स्टेबल, तो बताओ कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे कि यहाँ पे, यहाँ पे ना, तो ये ज्यादा स्टेबल, टोटोमेरिज्म में पढ़ाया था। तो अपन कहेंगे यहाँ पे इमीन तक रिएक्शन रहेगी, आगे नहीं जाएगी, ये प्राइमरी में था, किसमें था, और देखो यहीं तक बनाया था, लेकिन यही रिएक्शन में सेकेंडरी की कराऊं, किससे कराऊं बेटा, तो सेकेंडरी में ये NH ग्रुप इस पे अटैक करेगा। अब देखो सीधे H2 से रिएक्शन नहीं करा सकता, सीधे आपने यहाँ तो सीधा ही करा दिया, मैंने कहा इसके मैकेनिज्म में पढ़ा चुका हूँ। इसकी बात करें तो बेटा पहले अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, और आपको पता लोन पेयर से अटैक करेगा तो H को भगा देगा, और आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, O पे, देखो ध्यान से, इस पे ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ चला गया, ऊपर, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। फिर NR2 अपने लोन पेयर से अटैक करता है, क्योंकि एक कार्बन दोनों स्टेबल नहीं है, OH बाहर, कौन बाहर चला जाता है, ये बना बेटा। अब ये भी क्या एक तरह का इमीन ही है, ये डबल बॉन्ड है, लेकिन इस इमीन में नाइट्रोजन में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो टोटोमेरिज्म तो ये भी कर सकता है, बेस इस H प्लस को खा जाए, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस क्या करेगा, और ये बनेगा, तो ये कौन है, इनामीन। लेकिन यहाँ पे अपन स्टेबिलिटी देखें तो C डबल बॉन्ड N और C डबल बॉन्ड C में ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन कहता है कि ऐसी स्टेबिलिटी को मैं लात मारता हूँ, मैंने कहा क्यों, कि मैं एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
ऊपर से मुझ पे रहता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे हैं, वो मेरे बर्दाश्त से, इससे अच्छा मैं यही रह लूंगा, इससे अच्छा। तो सेकेंडरी अमीन होती है बेटा, वो क्या बनाती है, इनामीन। इमीन नहीं बनाई, क्या बनाती है, आगे बात में। अब सेकेंडरी अमीन में से कौन सी सेकेंडरी अमीन सबसे बढ़िया रिएक्शन देगी, जितना लेस बल्कि होगी, जितनी क्या होगी, किससे लेस बल्कि, क्योंकि लेस बल्कि अच्छे से अटैक कर पाएगी। और ये भी क्या होना चाहिए, लेस बल्कि। आगे बात में, इनामीन बनने के लिए लेस बल्कि होने चाहिए, क्या होना चाहिए। अब ये रिएक्शन तो अपनी पड़ी हुई है, सेकेंडरी अमीन इनामीन देता है, लेकिन सेकेंडरी अमीन क्या होना चाहिए, लेस बल्कि। अब देखो ये सारी रिएक्शन पड़ी हुई है, ये अपने पास था साइनाइड, क्या है बेटा, अभी पढ़ के आया था, SnCl2 इन HCl, स्टीफन रिएक्शन, एल्डिहाइड। इसमें अगर आप डाइबेल डाल के पानी डाल दो तब भी एल्डिहाइड। अगर आप इस साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करो, क्या करो बेटा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, हीट लिखा है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा। अगर पार्शियली करा तो क्या बनेगा, एमाइड। और एमाइड का हीट डाल के एमाइड का हाइड्रोलाइसिस में हमेशा हीट चाहिए, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह अगर मैं साइनाइड है, इसकी रिएक्शन रिडक्शन करा दूं, तो रिडक्शन कराते क्या मिलता है, RCH2NH2। देखो रिडक्शन कौन कौन करता है, लिथियम एल्यूमिनियम आयोडाइड, ये करता है, लिखा था मेंडलो कुछ H2PT, और अब इसी कहता है एसएन ने HCl। देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, रिडक्शन करता है। अब आपको पता है इसमें पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करके एमाइड बनता है, आप इसका रिडक्शन कर दो तब भी क्या मिलेगा, एमीन। और अगर मुझे इसमें Br2 KOH डाला तो हैप्पी बर्थडे, एक कम कार्बन की एमीन। और बेटा अगर मैंने एमाइड में P2O5 SOCl2 PCl5 लिखाया, ये मैंने आपको सिखाया था बेटा ग्रिग्नार्ड में, तो बाकियों के तो देखो क्या होता है, जो हेलो एसिड डेरिवेटिव OH है, इनमें तो Cl बनता है, हेलो एसिड बनता है, जबकि इसमें क्या बनता है बेटा, डिहाइड्रेशन क्या होता है, और क्या बनता है, साइनाइड क्या बनता है। और एक और रिएक्शन बच गई बेटा, अगर मैं ग्रिग्नार्ड, इसमें ग्रिग्नार्ड डालू, क्या डालू बेटा, R-MgX ये वाला। तो ग्रिग्नार्ड आपको पता है इसमें यहाँ अटैक करता है, देखो ये सही तो है, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ग्रिग्नार्ड का R-MgX आता है, ये इस पे अटैक करता है, ये ऊपर शिफ्ट करता है, क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड N, और फिर हाइड्रोलाइसिस करवा के क्या बन जाता है, कीटोन क्या बन जाता है। ये सारी रिएक्शन साइनाइड के जो अपन अलग अलग चैप्टर में छितर छितर की पढ़ी, खिंडी भी थी, अब क्या कर दी, एक खिंडी भी समझते हो ना सब, क्या होता है खिंडा हुआ, दिख रहा हुआ, क्लियर है। नेक्स्ट वन, देखो ये कौन है, हेमी एसिटल, कैसे बनता है, किस सर, ये C डबल बॉन्ड था, अगर मैं इसका एल्कोहल से रिएक्शन कराऊं तो क्या मिलेगा, CH और ये हेमी एसिटल है। एक बार हुआ तो हेमी एसिटल, दो बार हुआ तो एसिटल। ये एसिटल तो एकदम कंप्लीटली नट होता है, कंप्लीटली क्या होता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता, ना टोलुएंट रिएक्शन से करता है, ना फेलिंग से करता है, किसी से नहीं करता, सिर्फ हाइड्रोलाइसिस होता है। लेकिन जो हेमी एसिटल है, ये टोलुइन और फेलिंग से क्या देता है, टेस्ट। तो ये ध्यान रहे बेटा कि हेमी एसिटल क्या करता है, टोलुइन और आगे बात में। नेक्स्ट वन है वॉकर प्रोसेस, ये एनसीईआरटी में मतलब ऑर्गेनिक में नहीं है, इनऑर्गेनिक एक चैप्टर में लिखी हुई थोड़ी सी। वॉकर प्रोसेस में कुछ नहीं होता बेटा, PdCl2 इन कॉपर होता है और ऑक्सीजन दिया होता है, कुछ नहीं करना बेटा, जो एल्कीन है उसका कार्बोनिल ग्रुप बना दो, क्या बना दो, कार्बोनिल, अंदर वाले पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो। इसमें भी ऐसा ही है, पर इसमें एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, तो एल्डिहाइड सिर्फ एक का ही बनेगा, जैसे आपको ऐसे लिख देता है, यूं करके ऐसे लिख देता है, PdCl2 कॉपर Cl2 वॉकर प्रोसेस। इसको याद रखना बेटा, एक अलग चैप्टर में दी हुई तो पूछ सकता है, ऑर्गेनिक में नहीं है, शायद एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में कहीं दी हुई है। वॉकर प्रोसेस किससे होती है, प्लेटिनम और कॉपर से। एनसीईआरटी में बस और ज्यादा कुछ भी नहीं, ऑर्गेनिक खत्म, क्लियर। अब बस सिर्फ अपने को क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी वाइज पढ़ाना है, पर पढ़ाने में कुछ नहीं, रिवीजन कराऊंगा, क्लियर है। और MS सोल्व करानी है। बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक का थोड़ी, वो तो अलग से चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल वाले में बायो वाले बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देंगे।